नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि महिला आरक्षण को बिल को लेकर के निंदा प्रस्ताव लेकर के आई है बीजेपी की योगी सरकार और इस प्रस्ताव के तहत आज विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत से पहले ही दोनों ही खेमे, चाहे वो बीजेपी का खेमा हो या फिर समाजवादी पार्टी का खेमा हो, दोनों के ही विधायक आमने सामने हैं और जमकर नारेबाजी की है उन लोगों ने। जहां एक तरफ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए महिला आरक्षण का विरोध करने का दावा किया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने 2023 के महिला आरक्षण बिल जो लागू हो चुका है उसको लागू करने के लिए सरकार पर कहीं ना कहीं महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। आपको पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से विधानमंडल के विशेष सत्र है उसको बुलाने से पहले किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, विधायक थे, वो किस तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे थे और 2023 के महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए विधानसभा के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उसके बाद बीजेपी के भी जो विधायक थे, जो महिला विधायक थी, वो उनके हाथों में भी स्लोगन था कि साडा हक ऐथे रख। वो तस्वीरें आपको विधानसभा से दिखाते हैं। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा होती थी कि बेटी को मैं एक सिलेंडर दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं देने देती थी, समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी और बाकी तो जो होना था सब होता था। आप देखे होंगे देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़, जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे। इंडी गठबंधन की सरकार में, यूपीए की सरकार थी, उसी का नया रूप इन्होंने, गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, यूपीए से जब देखा कि अब यूपीए से काम नहीं चलेगा तो उसको इंडी गठबंधन कर दिया। इंडी गठबंधन की सरकार उस समय जो यूपीए के नाम पर थी। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से सीएम योगी विधानसभा में इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, या यूं कहें कि समूचे विपक्ष को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है सीएम योगी ने। आपको बता दें, उन्होंने बोला है कि गिरगिट भी शर्मा जाएगा इनके रंग बदलने को देखते हुए। आपको बता दें, साफ तौर पर सीएम योगी का अंदाज कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर के विपक्ष के खिलाफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। और वो बता रहे हैं कि ये लोग जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर महिला आरक्षण लागू करने के लिए, इन लोगों ने ही दिल्ली में क्यों महिला आरक्षण का विरोध किया अगर इसे लागू ही करवाना था? क्या दिल्ली से लखनऊ आते आते इनका रंग बदल गया? इसी को लेकर के उन्होंने बोला कि गिरगिट भी शर्मा जाएगा इनके रंग बदलने को देखते हुए। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी सीएम योगी ने कहा कि इस उम्र में कम से कम सच बोलिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम योगी लगातार विपक्ष पर वार कर रहे हैं और एक के बाद एक चाहे वो गेस्ट हाउस कांड की बात हो उसको लेकर के, या महिला पेंशन या वृद्धा पेंशन की बात हो उसको लेकर के, कहीं ना कहीं विपक्ष पर लगातार हमला बोल रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने 95 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उन्होंने साफ तौर पर इसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि जब पहले वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन चलती थी, जब 300 थी, उससे पहले 100 रुपए थी, उसमें किस तरीके की इनकी चांडाल चौकड़ी लूट करती थी। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के ऊपर कड़ा प्रहार है और विशेष सत्र जो बुलाया गया है, ये निंदा प्रस्ताव है
महिला आरक्षण बिल जो था, जो लोकसभा में पास नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं एक राजनीति है, वो राजनीति ये है कि बीजेपी चाहती है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के महिला विरोधी होने का जो चरित्र है या उनकी जो विचारधारा है उसको प्रदर्शित कर सके, उसे दिखा सके। वहीं समाजवादी पार्टी ये बताने में जुटी हुई है कि महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो गया है, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इस बिल को परिसीमन के नाम पर अटकाती हुई दिखाई दे रही है और खासतौर पर 2023 में पास हुए महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग भी कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार सीएम योगी का जो प्रहार है वो साफ तौर पर दर्शाता है और बतलाता है कि किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो हमारे साथ जो साथ आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा। तो आप सीएम योगी को सुन ही रहे थे और किस तरीके से सीएम योगी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर, विपक्ष पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और कड़ा प्रहार कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल जो महिलाओं के लिए बेहद जरूरी था उसको पास नहीं होने दिया। इनकी भूमिका पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हम चलते हैं अवनीश के पास, हमारे साथ अवनीश बने हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी खबर है कानपुर से आज? देखिए, कल जिस तरीके से कल मौसम की खबर मैंने बताई थी आपको, उसी तरीके से आज कहीं ना कहीं मौसम में कल देर शाम से बदलाव देखने को मिला था। जिस तरीके से हरदोई में आपने बताया था कि जब प्रधानमंत्री आए थे तो मौसम बदलाव हुआ था और वहां पर काफी तेज बारिश हुई थी। उसी के बाद में फिलहाल जो है पूरा शाम तक जो है मौसम गर्म रहा था, लेकिन देर रात से जो है कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव हुआ था। जो गर्म हवा है उसमें जो है नमी देखने को मिली थी और थोड़ा सा जो है रात में बारिश भी हुई थी, लेकिन सुबह जो है यही बारिश जो है थोड़ा तेज हुई और जो एक गर्म मौसम था वो कहीं ना कहीं उसमें साफ तौर पर राहत देखने को मिल रही। लेकिन फिलहाल अभी जो मौसम है मौजूदा समय में अभी धूप जरूर निकली है, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है गर्मी की मार लोग झेल रहे थे उसमें थोड़ी राहत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और जो लोग परेशान थे, गर्मी से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो इस समय कहीं ना कहीं वो बाहर भी निकले हैं और जो सड़कों पर है कहीं ना कहीं जो भीड़ इस वक्त नहीं रहती थी वो लोग आज इस समय दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है और ये करवट लगभग लगभग प्रदेश के हर जिलों से आ रही है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ में भी मौसम, अगर मौसम की बात की जाए तो कल से ही कहीं ना कहीं थोड़े बहुत धूप निकली थी कल, लेकिन आज सुबह से ही मौसम सुहावना बना हुआ है, हवा चल रही है और धूप न के बराबर है। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। जब तापमान लगातार 45 डिग्री के पार चला जा रहा था, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी घर से बाहर निकलने में, और अगर इस तरीके से मौसम रहता है तो राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। एक सवाल ये भी है कि अवनीश आपसे कि गर्मी को देखते हुए तमाम इंतजाम हमने दिखाए थे, आपने भी बताए थे कि इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कल आंधी और तेज तूफान आया, कहीं ना कहीं कई जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आई कि वहां पर नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या कानपुर में भी इस तरीके की कोई तस्वीर आई है जहां से किसी तरीके की कोई नुकसान की खबर सामने आ रही हो? देखिए, अगर यहाँ पर जो हवा की तीव्रता थी वो काफी तेज नहीं थी। जिस हिसाब से एक आंधी तूफान टाइप का जो बनता उस तरीके की व्यवस्थाएं जरूर नहीं थी, लेकिन जो नुकसान की अगर बात की जाए तो नुकसान जरूर हुआ है। जो किसान है जिनके अभी भी जो खेत जो है, जिनकी भी गेहूं की मड़ाई, फसल की मड़ाई नहीं हुई है, वो लोग जो है इसमें क्योंकि परेशान हुए हैं, क्योंकि कल या परसों में जिन लोगों ने खेत में मड़ाई की उनका जो ताजा भूसा वो अभी भी जो है कहीं ना कहीं खेतों में पड़ा हुआ है। तो बारिश से चलते कहीं ना कहीं वो भीग जाएगा और भीगने से जो है उनका नुकसान काफी होगा, क्योंकि उसी से ही वो अपने जो जानवर हैं उनको कहीं ना कहीं उनका पेट भरने का काम करते हैं। तो वो जब बारिश में वो भीग जाता है तो वो जो भूसा होता है वो काला पड़ जाता है, बेकार हो जाता है। तो लोग जो किसान हैं, जिससे अपना साल भर का जो है एक व्यवस्था बनाते हैं कि साल भर मेरा इस व्यवस्था से काम चल जाएगा, उनको फिलहाल जो है भूसा हो सकता है खरीदना पड़े। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से गर्मी थी, गर्मी से लोग परेशान थे, तो उसमें राहत जरूर है, लेकिन किसान जो है अभी भी इससे परेशान है, क्योंकि बिन मौसम जिस तरीके से बरसात भी हो रही है वो कहीं ना कहीं किसानों के जो है लिए परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। अखंड
बिल्कुल अवनीश, सबसे ज्यादा हमने देखा है कि मौसम की मार किसान ही झेलता है। बिन मौसम बारिश में किसान की फसल खराब होती है, कभी उसके खेत खराब होते हैं, कभी ज्यादा पानी की वजह से उसका फसल डूब जाती है। तो तमाम चीजें, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है इस बिन मौसम से या फिर बेमौसम या अत्यधिक बारिश की वजह से, तो सबसे ज्यादा किसान प्रभावित होता है। और लगातार इस तरीके की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की शासन की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का ऐलान जरूर करता है, लेकिन बिन मौसम बारिश, प्राकृतिक जो इस तरीके की लगातार अचानक से जो मौसम करवट ले रहा है, ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानी का अगर कोई किसी के लिए सबब बन रहा है तो किसानों के लिए बन रहा है। और सबसे ज्यादा प्रभावित किसान ही होते हैं, जो अवनीश ने भी बताया है। तो कहीं ना कहीं किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल फिलहाल या अगर किसी घटना की बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद कानपुर में जिस तरीके से अवनीश बताया कि कोई ऐसी अपनी घटना नहीं आई या फिर इस तरीके का तूफान या आंधी नहीं आई थी जिसकी वजह से कोई नुकसान है। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या अवनीश आप? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से लगातार जो गर्मी का प्रकोप था उससे, क्योंकि जो एसी जो खुद को ठंडक करने के लिए जो है एसी की जो उपयोगिता ज्यादा मात्रा में की गई, उससे कई सारे नुकसान भी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। जो तार जो है जो गए हुए हैं लोगों के घरों तक, वो जो है हीट हीट हो रहे हैं। जो ट्रांसफार्मर है वो भी कहीं ना कहीं हीट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिजली की कटौती भी लगातार जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और जो ये बरसात का मौसम, अचानक से बरसात का मौसम आता है और तेज हवाएं आती हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो पोल है वो टूट जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदा अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं जो है इस वक्त जो है सभी जगह पर देखने को मिल रही है। और क्योंकि हम इस तरीके के अपने अपने आप को इस तरीके से ढालते हुए चले जा रहे हैं जिससे हम बिना एसी के रह नहीं पा रहे हैं। तो हीट स्ट्रोक की जो व्यवस्था है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो एक प्रेशर कुकर के तरीके बनता हुआ चला जा रहा है, और लगातार जो है यहाँ पर गर्मी इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है जो कई कई सालों का जो है रिकॉर्ड तोड़ती हुई जा रही है। तो जिस तरीके से हम आधुनिक युग में व्यवस्थाओं में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में प्रकृति के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, और प्रकृति भी कहीं ना कहीं उसका उल्टा स्वरूप साफ तौर पर जो है दिखा रही है। खंड बिल्कुल अवनीश, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ जिस तरीके से अब सभी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रकृति भी अब व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। और इसका संकेत ही है कि बिन मौसम बारिश, या यूं कहें कि एक बड़ा डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है कि गर्मी में भी कहीं पर ओले गिर रहे हैं, बरसात पहले हो जा रही है, अचानक से बरसात हो जा रही है, और आंधी तूफान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस तरीके से लगातार जो मौसम में डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसकी वजह से काफी परेशानी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो समय रहते अगर हम नहीं चेते, तो प्रकृति हमें बार बार सचेत कर रही है, लेकिन हम फिर भी नहीं सचेत रहे, तो शायद मुझे लगता है कि आने वाला समय और भी ज्यादा खराब हो सकता है अगर लोगों ने अपनी स्थिति को या अपने जीवन में सुधार नहीं किया। तो ऐसे में किस तरीके के चेंजेस आने चाहिए, किस तरीके से अपनी जिंदगी में लोगों को बदलाव करने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं अगर इसी तरीके से लगातार जो टेम्परेचर है वो 45 के पार जाएगा, तो आम जनमानस को आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र के पास चलते हैं बस्ती। जितेंद्र, कौन सी खबर है बस्ती से आज? बिल्कुल अखिल, जिस तरीके से एक मामला जैसे सामने आया था कि 4500 फर्जी डीएल के मामले में अब कहीं ना कहीं उसमें जांच शुरू हो गई है। अयोध्या के जो डिप्टी कमिश्नर है उनको जांच सौंपी गई, वो यहाँ बस्ती पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद में उन्होंने जांच शुरू की है। जांच में उनके साथ में एडिशनल एसपी और एडीएम भी साथ में रहे। कहीं ना कहीं एक चीज ये भी दिखाया गया कि लगभग जो 600 जो ड्राइविंग लाइसेंस जो बने थे, कहने के उनके डॉक्यूमेंट और उनके जो दस्तावेज या वो जहाँ के निवासी थे वहां की जांच की जा रही है। उनके एड्रेस को जो पूरी तरीके से जो है वो सत्यापित किया जा रहा है, क्या वहां पे उस एड्रेस पे वो लोग है कि नहीं है वहां पे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, क्योंकि अखंड ये भी जानकारी लग रही है कि इस पूरे मामले में एटीएस को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश यानी आसाम से जिस तरीके से ये सिंडिकेट वहां से शुरू हुआ था और बस्ती के दलालों तक यहाँ पहुंचा था, यहाँ पहुंचने के बाद भी भारी मात्रा में जिस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए थे, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं इसकी आंच बस्ती के आरटीओ और एआरटीओ पे भी संदिग्ध पाई गई है कि कहीं ना कहीं वो भी इसके दायरे में ना हो। फिलहाल अब एटीएस की बात की जाए या डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए, पूरी जांच इसमें की जा रही है। स्वयं बस्ती के पुलिस अधीक्षक ने भी इनके द्वारा भी 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है। उन टीमों के द्वारा प्रॉपर पूरे एड्रेस की जांच की जा रही है। जितने भी दस्तावेज जितने भी लाइसेंस बने हैं, उन सारे लाइसेंसों के उनके जो एड्रेस है, उनके घर है, वहां की जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट कुछ हो सकता है, कुछ दिनों में बड़ा सिंडिकेट का रैकेट का मामला भी सामने आया, हो सकता है वो खुलता हुआ भी दिखाई पड़े, क्योंकि
ये जो जाल है, ये कहीं ना कहीं जो सिंडिकेट का ये जाल है, अपने आप में एक बड़ा एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपराधिक, या सब ये कहते हैं कि अपराध करने की फिराक में हो या किसी तरह का सिंडिकेट बनाना चाह रहे हो, इस तरीके से लाइसेंस बनी गई है। फिलहाल अब इसमें क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन ये तय है कि ये चीज बिल्कुल सामने आई है कि जल्दी इसका खुलासा भी किया जाएगा। तो मे भी शायद ये हो सकता है कुछ चीजें या कुछ कड़ियां जो है उनके हाथ जरूर लगी होगी। अखंड आज सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इतने बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा चल रहा था और आरटीओ को बिल्कुल भी इसकी भनक तक नहीं लगी। अब जांच खुल गई है। एक सवाल ये है जितेंद्र कि क्या इस पूरे मामले में किसी टेरर एंगल की बात भी सामने निकल करके आ रही है? क्या किसी टेरर एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, या महज एक ड्राइविंग लाइसेंस स्कैम की तरह इसको देखा जा रहा है? देखिए, अगर जिस तरीके से जांच एजेंसी अगर बीच में आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसमें अगर इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है कि एटीएस भी अगर आ गई है, डिप्टी कमिश्नर इसकी जांच कर रहे हैं, बस्ती पुलिस भी इसमें लग गई है, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं कुछ छोटा नहीं ये कह सकते हैं। कुछ उम्मीद ये लगा सकते हैं कि हो सकता हो इसके तार कहीं लंबे जोड़े हों, क्योंकि अगर किसी बड़ी अगर एजेंसी का नाम बीच में आता है, वो जांच करे, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं कुछ सुराग जरूर मिले होंगे कि इसके हो सकता है लंबे तार कहीं से जुड़े हुए जरूर दिखाई पड़ रहे होंगे इस तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीस वहां से जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश से ये मामला बस्ती तक पहुंचा है, वहां बैठने के बाद बैकडॉग एंट्री की जाती है, बैकलॉग एंट्री की जाती है। बैकलॉग एंट्री करने के बाद डीएल बनते थे, तो स्वाभाविक बात है इस तरीके से लॉक को ओपन करना और बैकलॉग से तरीके से जो है ड्राइविंग लाइसेंस को बनाना, तो संदिग्ध पूरे तरीके से बिना सिस्टम के छेड़छाड़ के यूं कहें, या जो है सिस्टम का डेटा या उनके सर्वर को हैक करके करना, ये अब जांच की बात है। लेकिन यह साफ है कि कहीं ना कहीं मंसूबे बड़े खतरनाक थे। अब इसमें जांच के बाद क्या होगा ये देखना होगा जरूर। अखंड अब बिल्कुल मंसूबे बड़े खतरनाक थे, इस वजह से भी इसको प्रबल संभावना मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जितेंद्र ने बताया है कि एटीएस की एंट्री है। अब एटीएस क्या है? टेररिस्ट स्क्वाड है, ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। अगर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो रहा है इस जांच में, तो अपने आप में एक बड़ा ही गंभीर मामला है। ये जो साफ तौर पर बयान भी करता है कि इसका कनेक्शन किसी न किसी ऐसी गतिविधि से हो सकता है जिसमें टेरर एंगल कहीं ना कहीं उसकी संभावना हो। इसीलिए इसमें एटीएस की भी भूमिका साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और ये भी अब जांच में शामिल हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है जिस तरीके से जितेंद्र ने बताया। और बड़ी बात है कि ये केवल और केवल ड्राइविंग लाइसेंस स्कैम नहीं है, एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की बात नहीं है, बाकी इसमें कहीं ना कहीं बाद में शायद देश की सुरक्षा के साथ या किसी आतंकवादी घटना के भी तार जुड़ने की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। अगर इसमें एटीएस की इन्वॉल्वमेंट है तो कोई ना कोई सुराग जरूर हाथ लगा होगा एजेंसियों को, इसी वजह से उन्होंने एटीएस को इस जांच में शामिल किया है। फिलहाल जितेंद्र इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि बड़ा मामला है जो अब केवल और केवल ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ नहीं लगता, बल्कि किसी और मामले को ये इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट और नजर जरूर बनाए रखिएगा। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए अयोध्या से। बाकी सभी लोग म्यूट कर लें अपने अब म्यूट कर लें, हम अपूर्व के साथ बात करें। अपूर्व, कौन सी खबर है आज अयोध्या से? आज बिल्कुल अखंड, अगर बात करें तो कल जो है परकोटे में स्थित राम मंदिर के परकोटे में स्थित शिव मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम बकायदा जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा किया गया है। और उसके साथ ही लगभग 1200 जो आमंत्रित मेहमान थे उनकी उपस्थिति में ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मठ के जो महंत भी हैं ऐसे देखते हुए, क्योंकि जो मठ है वो कहीं ना कहीं देवासी देव महादेव से लिंक रखता है, तो इस वजह से उनसे ये जो ध्वजारोहण है वो कराया गया है। पहली खबर तो ये है, और दूसरी खबर की अगर मैं बात करूंगा तो चौंकाने वाली खबर है कि धर्म नगरी अयोध्या में एक ऐसा पेपर मिल जिसकी जद में आने से लगभग 8 से 10 गांव प्रभावित हैं, जिनका जीना दुर्लभ है और अधिकारी मौन है। लगभग 25 सालों से ये गंदगी बह रही है और उसकी चपेट में लगभग हजारों क्या लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आ रहे हैं और कैंसर पीड़ित होकर मर भी रहे हैं। और इसको लेकर मैंने उच्च अधिकारियों से भी बात की है। डीएम जो अभी नवागढ़ डीएम आए हैं उनको भी उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था, उनको ही मैंने बताया। उन्होंने कहा है कि मैं सारे तथ्यों की जानकारी लेकर जो है जांच के आदेश दूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब, और मैंने कमिश्नर से भी बात की है, और कल मैंने जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनके प्रतिनिधि हैं जो है आलोक सिंह रोहित,
अब बिल्कुल अपूर्व, जिस तरीके से एक बड़ी बात बता रहे हैं और बड़ा ही गंभीर मामला है ये। अगर इस तरीके से कई वर्षों से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अगर उस पर प्रशासन चुप्पी साधे हुआ है, उसको जानकारी और भनक तक नहीं है, तो अपने आप में बड़ा सवाल हो रहा है, क्या लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है? क्या लोगों की जिंदगी के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहेंगे ये लोग, या इसी तरीके से लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? अगर एक महत्वपूर्ण खबर जिस तरीके से अपूर्व ने बताई है कि जो ग्राउंड लेवल से निकल करके सामने आ रही है, अपने आप में कई गंभीर सवालों को उठाती है और पूछती है कि आखिरकार प्रशासन को इस पूरे मामले में जानकारी नहीं क्यों नहीं है। नवागत डीएम जरूर है, उनको अगर इस बारे में जानकारी नहीं है तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में, बड़ा ही गंभीर मामला है और बड़ी ही बुनियादी खबर को उठाया अपूर्व ने कि आखिरकार इतने लोगों को जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है, उनको एक बड़ी बीमारी को छूने के लिए छोड़ दिया गया है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या एक इतनी बड़ी जो जनसंख्या को, इतनी बड़ी इलाके को अगर इस तरीके से प्रभावित कर रही हो, कोई पेपर मिल हो या कोई भी हो, तो क्या इसी तरीके से छोड़ दिया जाएगा लोगों को उनके हाल पर? इसी तरीके से वो परेशान रहे, इसी तरीके से मौत के काल में वो समा जाए या मौत के मुंह में चले जाए लोग। बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से ये सारी विसंगतियां अयोध्या में देखने को मिल रही है, लगातार इसको लेकर IBC 24 लगातार इस पर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जिलाधिकारी हो या मंडलायुक्त हो, सभी से बात करते हुए नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से जो गांव वाले हैं वो विसंगतियों से जूझ रहे हैं। अगर बात करें बूढ़ बुजुर्ग को या नौजवान हो, सभी उस दलदल में पिसते हुए जा रहे हैं। और खासा कर अगर बात की जाए कि जिस तरीके से अगर 100 फीट की बोरिंग है, वहां पे अगर तुरंत बोरिंग की गई है तब भी पीला पानी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो केमिकल है वो नाले के सहारे से बहता हुआ नजर आता है। और वो बताया जा रहा है, गांव के द्वारा ही बताया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं कि वो सीधा कई गांवों से होते हुए जो है सरयू नदी में विलीन होता है, यानी कि राम की सरयू मैली हुई दिखती हुई देखी जा रही है। उससे पशु भी प्रभावित हैं। अगर पशु उसका पानी पी लेते हैं तो उनके वो भी मर जाते हैं। अगर फसल पे वो पानी चला जाता है तो फसल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से लगातार IBC लगातार जो है इस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन अगर हीलावाली की बात की जाए तो कितने अधिकारी आए और कितने अधिकारी गए, इसके पहले जो भी सरकारें थीं वो सरकारें थीं, उसके बाद ये सरकारें आई। लेकिन ये यस पेपर मिल की जो कहानी है वो संलिप्तता पाई जा रही है। हालांकि गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग इनके यहाँ नौकरी तो करते हैं, हमें रोजगार भी मिला है, लेकिन अगर मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो मुझे कमाने से क्या मतलब। तो अगर जिस गांव के 8 से 10 लोग कैंसर से पीड़ित होकर मर जाएं और कैंसर लगातार पीड़ित हो इस समय, तो ये जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं खासा दिखाई। इस पर बकायदा मैंने पूरी स्टोरी शूट की थी और लगातार सभी से मैं बात कर रहा हूं, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अयोध्या सांसद से भी मैं बात करूंगा कि किस तरीके से जो गांव वाले जूझ रहे हैं। लेकिन इस पर अगर बात की जाए तो पोल्यूशन बोर्ड जो रीजनल अधिकारी है उनका साफ तौर पर कहना है, मैं उनसे भी मिला हूं, उन्होंने कहा है कि इस पर मैं कोई भी बयान नहीं दे सकता। ये जो हमारे उच्च अधिकारी हैं जो लखनऊ में बैठते हैं, यहाँ का कार्यभार देख रहे हैं, उनसे आप बात करिए। और ऐसा उन लोग का कहना है। वहां से ही मैंने बातचीत की, उसके बाद वहां से आने के बाद मैंने यस पेपर मिल के जो मैनेजर हैं, जो MD हैं, उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे जो सवाल हैं वो गिरा। लेकिन एक बात साफ है कि लगातार जो कहा जा रहा है, जो है यस पेपर मिल की तरफ से जो बयान निकल कर आ रहे हैं, कोई मौखिक जो बताए जा रहे हैं, मैंने देखा नहीं है उनकी तरफ से कि सारे मानक के अनुरूप ये फैक्ट्री चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं मर रहा है। और आपको मैं बता दूं, मैं तो जीरो ग्राउंड पे गया था अखंड, मैं आपको बता दूं, आप वहां पे रात में 10 बजे वो नाला छोड़ा जाता है, एक बैग पानी का बहाव होता है, तो आप, मुझे लगता है अगर दिन में ये हालत है कि आप 10 मिनट गांव के किनारे खड़े नहीं हो सकते, तो रात का आलम क्या होगा ये तो देखने लायक होगा। जो गांव वालों का कहना है कि रात में काले धुएं जैसा जो डस्ट है वो उड़ते हैं, कि अगर आप सफेद टॉवल अगर छत पे आप फैला
बिल्कुल अपूर्व डस्ट चला जाए, आंख पर वो डस्ट चला जाए तो लगभग 4 से 5 हजार की आप दवा कराएंगे। ऐसे ऐसे गांव वालों का कहना है। मैं जीरो ग्राउंड पर गया था, ये सारी बातें मैं सुना हूं, जाना हूं, तब मैंने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। बिल्कुल अपूर्व, आपने जिस तरीके से खबर को दिखाया है, सबसे बड़ी बात है कि जो अगर कंपनी है, यू कहे पेपर मिल के जो ओनर है, मैनेजर है, उनका ये कहना है कि लोग कहाँ मर रहे हैं, इंसानियत सबसे पहले मर रही है। अगर आपको लोग मरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो आपके अंदर इंसान है ही नहीं, वो पहले ही मर चुका है। आपको दिख नहीं रहा क्या वो जितने लोग हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं क्या, जिनसे आपने ग्राउंड जीरो पर बात की? वहां का पानी क्या गलत बता रहा है क्या, उसका रंग गलत बता रहा है क्या? आप सारी चीजें आपके विरुद्ध हैं। आप उस जगह पर ये बोल रहे हैं कि लोग नहीं मर रहे हैं, लोगों को बीमारी नहीं हो रही। और अगर कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, अगर एक ही जगह पर इतनी सारी अगर मौतें हुई हैं और लोग कैंसर को दावत देता हुआ पानी नजर आ रहा है, तो सवाल खड़े होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पॉल्यूशन बोर्ड के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो लखनऊ से आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आप उनको अवगत कराते हैं कि वहां की स्थितियां क्या है? अगर अयोध्या में वहां पर इस तरीके के हालात बने हुए हैं, तो आपने कभी लखनऊ में अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया कि यहाँ पर इस तरीके की स्थिति है, यहाँ के गांव वाले इससे प्रभावित होकर के अपनी जान गंवा रहे हैं? क्या है जो ग्राउंड जीरो पर जो अपूर्व ने सवाल किए वो क्या झूठ है, या जो लोग बयान दे रहे हैं वो सारे झूठे हैं? दिया है कि सब कुछ अयोध्या में 3 फैक्ट्रियां संचालित हैं और सब कुछ नियंत्रण में है। जो मानक होते हैं उस मानक के अनुरूप है। ये रीजनल अधिकारी आरबी सिंह का कहना है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सब कुछ नियंत्रण में है। अयोध्या में 3 फैक्ट्रियां संचालित हैं और 3 फैक्ट्रियों में सब कुछ जो हो रहा है वो पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल में है, सब कुछ नियंत्रण में है। ये उनका वक्तव्य है ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा जब आपको सब कुछ बोलना ही है और सब कुछ नियंत्रण में है, तो जो लोगों की जिंदगियां अनियंत्रित होती जा रही हैं, लोग अपनी जिंदगियों को गंवाते जा रहे हैं, वो कहां से हो रहा भाई? उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आपने जाकर के जब हम अपूर्व गए और अपूर्व ने इस पूरी सच्चाई, इस पूरी कहानी को दिखाया, लोगों से बातचीत की, तब जाकर के तो हमें लगता है आपको जानकारी हुई होगी। क्या आपने जाकर के कभी सोचा है, देखा है वहां के लोगों का हाल जाना है कि वहां पर किस तरीके से लोग जी रहे हैं, उनको किस तरीके से अखंड में सबसे हैरान उस समय रह गया जब गांव वालों का ये आरोप था कि भैया जब आप लोग आते हैं प्रमुखता से खबर दिखाते हैं तो जो यहाँ के प्रधान हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आपकी खबर का सहारा लेके वहां पे पैसा ले लेते हैं, खबर दब जाती है, ऐसा उन लोग का कहना है। उसके बाद जब मैंने रीजनल अधिकारी प्रदूषण बोर्ड से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि गांव के कुछ लोग वहां पे नौकरी करते हैं, कुछ लोगों की नौकरी नहीं लगी है, इसको लेकर वो लोग कह रहे हैं। ऐसा रीजनल अधिकारी का ये भी एक वक्तव्य था ऑफ कैमरा। अब आप सोचिए कि लोगों की नौकरी नहीं लगी है इसलिए वो गंदा पानी पिएंगे या इसकी शिकायत नहीं करेंगे? पानी का रंग तो देख के आप भी पता लगा लेंगे कि सही पानी है, ये खराब पानी है, वो तो दिख रहा है ना। अपूर्व ने जो तो प्रैक्टिकल पे जाकर के देखा है, गांव पर धरातल पर जाकर के देखा, ये खबर हवा में नहीं बता रहे हैं। आप हो सकता है अपने इसी दफ्तर में बैठे होंगे, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ मानक के अनुरूप है, सब कुछ सही चल रहा है, पर वहां पर जाकर के जिस तरीके से अपूर्व ने ग्राउंड जीरो पर सच्चाई को देखा है और बयां किया है, लोगों से सवाल जवाब किया है, उसमें कुछ अलग दिख रहे हैं तथ्य, वो अब मानक के विपरीत ही है सारी चीजें। और अगर आपके मानक की सारी चीजों पर आपकी पुष्टि होती है कि मानक के अनुरूप काम हो रहा है, तो आखिरकार वहां पर पानी का रंग इतना बदलता क्यों जा रहा है? आखिरकार लोगों को इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं? वहां पर जो धुआं या डस्ट की वजह से लोगों की आंखें क्यों खराब हो रही है? लोगों की जिंदगियां क्यों जा रही हैं? लोगों की मौत क्यों हो रही है? और लोग इतनी ज्यादा गंभीर बीमारी से क्यों ग्रसित हो रहे हैं? ये कितने सारे सवाल हैं। क्या इन सवालों भी मानक के अनुरूप है? हम क्या अलग से मानक बनाए आपके लिए इन सवालों को पूछने के लिए? और अगर आप लोग किसी चीज को कवर करने के लिए इस तरीके के बेबुनियाद चीजें कहेंगे तो अपने आप में सवाल है। आपकी जिम्मेदारी बनती है एक व्यक्ति की भी मौत ना हो, एक व्यक्ति को भी गंभीर बीमारी ना हो, हर व्यक्ति अच्छे से ये जीवन जी सके, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का गैर जिम्मेदाराना बयान ही लोगों के लिए काल बन जाता है। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। फिर सवाल ये भी है कपूर कि आखिरकार इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से तो कन्नी काट ली, भाग चले हैं, लखनऊ के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, तो अपने पद पर यह पूर्व अयोध्या में कर क्या रहे हैं? लखनऊ से ही चलाए ना, वहां के जिम्मेदार के लिए पद की आवश्यकता क्या है? यह अखंड सबसे बड़ी बात है, क्या क्षेत्रीय अधिकारी बयान देने योग्य नहीं है?
मैंने ये सवाल भी किया क्षेत्रीय अधिकारी आरवी सिंह से कि आप तो चॉइस है सर, आप एरिया देखते हैं, जितने भी जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो आपके क्षेत्र में आते हैं, आप तो उनके बारे में बता ही सकते हैं। कहीं कह रहे हैं यार ऐसा है कि आप ऐसा वक्तव्य न करें, जो है जो हमारे अधिकारी हैं वो इस पर बोलेंगे, हालांकि सबको नियंत्रण में, ऐसा मतलब लीपापोती करते हुए नजर आए हैं साफ तौर पर। हालांकि मैं पोल्यूशन बोर्ड कार्यालय पे लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद ही उनसे मुलाकात हुई, लेकिन देखने वाली स्थिति ये है कि जब आप उस जमीन पर जाएंगे, उस गांव में जाएंगे, तिहुरा माझा में, तिहुरा उपरहार में, तो आपको एक भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। यानी कि आप स्वयं, मैं बता दूं कि एक आम आदमी जो बाहर से निकल कर भी उस गांव में केवल प्रवेश करे तो वो 10 मिनट भी बाहर नहीं रुक सकता। ये ग्राउंड जीरो मैं कहता हूं कि वो जो आरोप हैं गांव वालों के या जो पोल्यूशन बोर्ड की बात है, मैं सबकी बातों को दरकिनार करता हूं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मैं जाके देखा हूं कि वहां की क्या स्थितियां हैं और बद से बदतर हालत है। और जो वहां के प्रधान है उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, उनसे मैंने कॉल किया तो उनका ये कहना था कि ऐसा है कि आधे घंटे बाद मैं मिलूंगा। आधे घंटे बाद जब मैं कॉल करता हूं, जब वो अपने लॉन पे जाते हैं तो कहते हैं यार मेरे पास एक ही काम तो है नहीं, मैं कैटर्स का काम करता हूँ, जनसेवा करता हूँ, मुझे कहीं जाना है, मैं निकल चुका हूँ। ऐसा उन लोग का मतलब कोई मतलब एक जनप्रतिनिधि होकर उस गांव का ये बोलने से मुकर रहा है, आवाज उठाने से मुकर रहा है। अब सबसे बड़ी बात है ना कि अपूर्व इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाए, अधिकारी कुछ बोल नहीं सकता, उसके अधिकार में नहीं है। प्रधान के पास अपना केटरिंग का काम है, लॉन संभालना है, लॉन में पहुंच गए, उनके लिए प्रधान एक गांव के लिए कुछ है ही नहीं, उनको अपना केटरिंग करनी है, जो भी कर रहे हैं भगवान जाने क्या करते हैं। तीसरी चीज, बड़े अधिकारियों को इस पूरे मामले में जानकारी ही नहीं है। अरे जब अपने जिले के बारे में जानकारी नहीं है, एक गांव के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो किस बात की जानकारी है? लोग बैठे किस लिए अपने पदों पर भाई? सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि हर चीज अगर पत्रकार ही करेगा, अपूर्व ने पूरी ग्राउंड जीरो पर जाकर के देख ली, क्या इनको सरकार पैसा दे रही है क्या पता करने के लिए, या प्रशासन पैसा दे रहा है क्या? वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और आप लोग जनप्रतिनिधि होकर के प्रशासनिक अमले में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और आप लोग अपनी जिम्मेदारी से कंधी काट रहे हैं। अयोध्या में किस तरीके की अगर स्थिति पैदा हो गई है तो किस तरीके का विकास है ये? क्या लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं है? या आपको समझ नहीं आ रहा? और अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो यकीन मानिए, मैं आपको साथ बड़े दावे के साथ कहता हूं, अपना पद छोड़ दीजिए, अपने पद पर बिल्कुल मत रहिए, लखनऊ पे भरोसे बैठे रहिए, क्योंकि अब तो हर काम सीएम योगी ही करेंगे, हर काम डिप्टी सीएम ही करेंगे, हर काम कैबिनेट मिनिस्टर या उस विभाग का मंत्री ही करेगा। अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी टाइम पास करेंगे। और अगर क्षेत्रीय अधिकारियों के पास अधिकार नहीं है तो कृपया करके इस तरीके के अधिकार देने वाले अधिकारियों को हम बार बार आपसे गुजारिश करेंगे, ऐसे अधिकारियों को पद ही मत दीजिए जिनके पास अधिकारी ना हो लोगों की समस्याएं सुलझाने का। और लोग अगर इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे, उनकी समस्या नहीं सुनी जाएगी, केवल और केवल झूठ मूठ के बातें कह करके दूसरे के ऊपर आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारी से भाग जाने से काम नहीं चलने वाला। अपूर्व जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं ना, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, उनके लिए किस तरीके से इस तरीके की स्थितियां कितनी खराब बन रही है, उनके परिवार वालों से जाके पूछिए, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछिए। अपूर्व फर्जी खबर नहीं बता रहे हैं आपको। लेकिन अखंड, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, IBC 24 जब तक उस खबर को चलाएगा, जब तक अधिकारी चेत नहीं जाते हैं, तब तक उस ग्राउंड जीरो पर जाएगा, पूरा लोगों से बात करेगा, हर दिन करेगा कि देखते हैं अधिकारी जागता कब है और कार्यवाही कब करता है। बिल्कुल अपूर्व, आप और हम और IBC जगाएंगे आपको। अगर आंखें बंद करके ऑफिस में बैठे हैं और अगर ताजी ताजी ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं, अयोध्या के विकास में खोए हुए हैं, तो यकीन मानिए कि हम लोग आपको जगाने का काम करेंगे, बिल्कुल जगाएंगे, क्योंकि लोगों की जिंदगी का मामला है। हमारे लिए हर एक नागरिक इंपॉर्टेंट है और हम हर एक व्यक्ति की आवाज बुलंद होकर के उठाएंगे जरूर, और हर एक मसले को उठाएंगे। ऐसा मत बिल्कुल सोचिएगा कि हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अपने कानों को बंद कर लेंगे और हम इस खबर को भी कहीं कोने में छोड़ देंगे। ये खबर प्रमुखता के साथ तब तक उठाएंगे जब तक हर एक जिम्मेदार इस खबर के चलते तक वहां के लोगों की समस्याओं को दूर नहीं कर लेता। जब तक वहां के लोगों की समस्याएं दूर नहीं होंगी, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम लोग ये खबर चलाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, और अधिकारियों को जाना होगा
उनकी समस्याएं सुननी होंगी और जो भी वहां की समस्या है वो दूर करनी होगी। अपूर्व, इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा और इसका फॉलोअप जरूर लीजिएगा वहां के लोगों से कि क्या अधिकारी वहां पर गए थे, उन्होंने किसी तरीके का काम किया है। अगर नहीं किया है तो लगातार इस पर फॉलोअप लेकर के हमें बताना होगा, हमें हर एक जिंदगी को बचाना होगा। अगर किसी को बीमारी है, किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है और उन लोगों को, सोए हुए लोगों को, जैसा अपूर्व ने बोला, हर सोए हुए लोगों को जगाएंगे हम तब तक जब तक आप जागोगे नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपूर्व इस तमाम जानकारी के लिए। नजर जरूर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श के पास चलते हैं। तो आदर्श, कौन सी खबर है? देखिए अखिल जी, आज हम बताना चाहेंगे कल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस था उसका उद्घाटन किया और उसके बाद में वहाँ जो पब्लिक थी उस पब्लिक को भी कहीं ना कहीं तरसना पड़ा पानी को लेकर। वहाँ की जो पानी की बोतलें आई थी, उस पानी की बोतलें को करीब हजारों बोतलें पानी से भरी हुई बाहर पड़ी मिली, जिसको जब मोदी जी का कार्यक्रम खत्म समाप्त हुआ उसके बाद वो वहां से गए तो पानी की बोतल पैर रखते हुए गए, कहीं पानी से व्याकुल है। और उसी खबर को हम बताते हुए आपको बताएं, जहां एक तरफ वहां पर उद्घाटन चल रहा था, वहीं हरदोई जनपद में पब्लिक को यह चाहिए कि रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ पर जो गैस की समस्या को लेकर समस्याएं चल रही हैं, यहाँ जो होटल हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, वहां पर गैस की तो दिक्कत मिल जाती है, लेकिन जो आम पब्लिक है उनको गैस का बहुत सामना करना पड़ता है। इनको कैसे पड़े। जब मैंने अभी एक फोन आया था कुछ दिन पहले हमारे पास गैस को लेकर, तो मैंने पहले तो गैस एजेंसी के मालिक के पास फोन मिलाया तो उन्होंने कई 3-4 नंबर हमको दिया, सभी को मैंने फोन लगाया लेकिन कोई संतुष्टि का जवाब नहीं दिया गया। उसके बावजूद मैंने कंट्रोल रूम का नंबर लगाया जो कि पीएनटी नंबर था। उस कंट्रोल रूम की घंटी कम से कम 10 बार जाती है लेकिन फोन किसी ने भी रिसीव नहीं किया। जो जिलाधिकारी हरदोई अनुनय झा ने जो कंट्रोल रूम बनाया था, उसके बाद दूसरा नंबर पीएनटी मिलाया कंट्रोल रूम का, वो भी फोन नहीं उठा। और उसके बाद मैंने जब जिलाधिकारी अनुनय झा का फोन मिलाया, उनका फोन एक रिंग गई तो फोन उठाए, दूसरे रिंग पर उनका फोन था जिनका नंबर है 94544155 ये जिलाधिकारी हरदोई का नंबर है। जब मैंने इस नंबर पर फोन मिला तो उनके पीआरओ ने फोन उठाया या उनके कर्मचारी ने उठाया, उनको मैंने पूरी जानकारी दी और उसके बाद में कोई भी संतुष्टि का जवाब नहीं दिया गया और फोन कट कर दिया गया। जबकि यूपी के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उनका सीधे सीधे साफ निर्देश है कि सभी जिलों के जिलाधिकारी और जो जितने अधिकारी सभी फोन उठाए, लेकिन यहाँ जब जिलाधिकारी फोन नहीं उठा रहा है तो किस पर भरोसा किया जाए। जबकि जिले का हरदोई के मालिक जिलाधिकारी है और जिलाधिकारी जब फोन नहीं रिसीव करता तो किससे बात की जाए। जी अखंड। तो आदर्श, सबसे बड़ी बात है कि जब जिले में जब अधिकारियों के पास इतना फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है कि वो फोन का जवाब दे सके और पत्रकारों के सवालों का जवाब दे सके, तो आम जनता की तो स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब होंगी। वहां की स्थिति क्या होगी भगवान भरोसे है। सब कुछ अगर वही एक लाइन फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर सारी चीजें मुख्यमंत्री को ही करनी है तो फिर आप लोग क्यों है पद पर? फिर आप लोग कंट्रोल रूम बनाने की जरूरत क्यों? क्योंकि आपकी स्थितियां तो कंट्रोल में ही नहीं, तो उस कंट्रोल रूम का फायदा क्या है? क्या करेंगे उस कंट्रोल रूम का जब आपकी स्थिति ही कंट्रोल में नहीं है, आप कोई चीज सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे कंट्रोल रूम से? आप कंट्रोल कर पा रहे हैं? आप क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सारी जिम्मेदारी खुद ही संभाल लें, सब कुछ खुद ही कर लें, अधिकारियों का भी काम खुद संभाल लें, मंत्रिमंडल को भी संभाल लें, पूरे प्रदेश को भी संभाल लें, जितने जो चीजें होनी सब कुछ वही करेंगे, तो आप लोग क्या करोगे? अब गैस के कनेक्शन के लिए, गैस की शॉर्टेज के लिए अगर आपसे सवाल किया जा रहा है, पीआरओ के पास फोन उठाने का समय, ठीक है उठाइए। हम कहते हैं हर सवाल का जवाब नहीं बनता है, नहीं दे सकते, पर लोगों की समस्या को तो सुलझा सकते हैं आप। कंट्रोल रूम किस लिए बनाया गया है? उस कंट्रोल रूम का कोई मायने मतलब है कि कंट्रोल रूम केवल बना दिया गया है कि ये कंट्रोल रूम हमने बना दिया, इस कंट्रोल रूम के जरिए हम सब कुछ करेंगे? क्या करेंगे उस कंट्रोल रूम का हम? देखिए अखंड जी, कंट्रोल रूम में करीब 5 नंबर दिए गए थे, जिसमें एक जिलाधिकारी जी का भी पीएनटी नंबर है। उसमें 2 नंबर मैंने खुद स्वयं मिला एबीसी 24 के पत्रकार में, लेकिन उसका फोन घंटी जाती रही लेकिन उसका कोई फोन रिसीव नहीं किया गया। घंटी गई, कट गई, एक नंबर बिजी बता रहा था। लेकिन ये ऐसा कई बार हो चुका है जो फोन रिसीव करना भी उचित नहीं समझते। जब आप फोन नहीं उठा सकते तो आप बंद कर दिए कंट्रोल रूम नंबर। यही तो सवाल है ना आखिरकार आदर्श, यही तो बात है कि आखिरकार इस तरीके की व्यवस्थाएं क्यों की जाती हैं जब उस व्यवस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अगर कंट्रोल रूम में अगर आपने फोन मिलाया, नहीं उठाया, तो मुझे लगता है कि शायद और लोग होंगे, क्योंकि शिकायतें तो लगातार आ रही है जैसा आप बता रहे हैं। अगर इस तरह की शिकायतें बनी हुई हैं तो अपने आप में गंभीर सवाल है और आपकी व्यवस्था पर उठता हुआ सवाल है कि आपने जो व्यवस्था बनाई है ना, उस व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। लोग अपनी परेशानियों को, जो उनकी परेशानियां वो बनी हुई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के अगर हो सकेगा तो जिलाधिकारी से एक बार जरूर बात कीजिएगा आदर्श, और पूछिएगा कि आखिरकार आपने जो कंट्रोल रूम बनाया है
स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, वो आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा। देखिए, अभी हम बताना चाहेंगे कि हरदोई जिलाधिकारी ने एक साफ निर्देश दिए गए थे कि जो 12 का सिलेंडर होगा पहले वो बटेंगे, फिर 13 तारीख वाले, फिर 14 तारीख वाले बटेंगे। लेकिन अब कुछ लोगों के यहाँ पे कनेक्शन जो है उनको 45 दिन सिलेंडर बुक करे हो चुका है, लेकिन ना उसकी ओटीपी आती है और ना गैस सिलेंडर बिल्कुल आदर्श, इन्हीं सारे सवालों को लेकर के पूछिएगा कि आखिरकार जो कंट्रोल रूम बनाया है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, वो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही है, लोगों को परेशानियां क्यों हो रही है? इसको लेकर अगर हो सकेगा तो जिलाधिकारी से जरूर बात कीजिएगा और इनसे सवाल कीजिएगा जरूर, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ सीधा सवाल है। लोगों को परेशानी हो रही है और उस परेशानी को सुधारने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए आप जवाबदेह हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपको जरूर पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट जरूर दीजिएगा जो भी आपके पास आएगा। हम कुलदीप के पास चलते हैं, अमेठी। कुलदीप, कौन सी खबर है अमेठी से आज? अमेठी में जिस प्रकार से बदले मौसम का मिजाज से गर्मी में लोगों को राहत मिली है, वहीं आंधी और तूफान से, ओला से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जैसा कि मेरे पीछे आप चित्र में दिखाई पड़ रहा है वीडियो में कि किस प्रकार से पेड़, पोल, बिजली के पोलों पर गिरे हुए हैं और लोगों का बिल्कुल बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे साथ यहाँ के कुछ किसान भी मौजूद है, उनसे हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये बिन मौसम जो बरसात हुई है, ओला भी पड़ा है, आंधी भी आई है और बारिश भी हुई है, उसमें किस प्रकार का नुकसान हुआ है। पहले तो क्या नाम है, बताइए अपना नाम। हरिचंद सोनी। हाँ, किस प्रकार से इस जो है आंधी तूफान से नुकसान हुआ है? आंधी तूफान आया, पेड़ टूट गया, खंभा उतर गए हैं, मकान भी जो है, मकान दीवार भी तोड़ गए हैं और किसी किसी का जो है चद्दर उड़ गए हैं, टूट गए हैं, बहुत नुकसान हुआ है इसमें। कुलदीप जी हाँ, तो जिस तरीके से आप खबर बता रहे हो और काफी नुकसान है, और बिल्कुल जैसे अवनीश ने भी कानपुर से बताया था कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो किसान प्रभावित होते हैं, और ये बिन मौसम बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए आफत भरी होती है, और कहीं ना कहीं ये लगातार इस तरीके से मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है, बिगड़ रहा है, और बारिश और आंधी तूफान के साथ लोगों की ना सिर्फ फसल खराब होती है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बिन मौसम बारिश से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। किसानों के लिए बड़ी एक दिक्कत की बात होती है। फिलहाल इस वक्त ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है, क्योंकि कई जगहों किसानों की फसल कट चुकी है। क्या ऐसे अभी भी कुछ इलाके हैं जहां पर किसानों को नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं अमेठी में? अखंड जी, बिल्कुल आंशिक है। ये मान के चलिए कि 96% जो है गेहूं की फसलें कट चुकी हैं। बिल्कुल आंशिक ही कुछ लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से कल दोपहर के बाद आंधी, पानी और ओला की बहुत तेज बारिश भी हुई, बहुत तेज आंधी भी आई, इसी में जो है शिव रतनगंज थाना क्षेत्र, तिलोई थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो जाती है और उनके साथ साथ उनके माता पिता भी गंभीर रूप से उस आकाशीय बिजली में झुलस जाते हैं, जिनको इलाज के लिए निकट के सीएचसी पे भर्ती कराया जाता है, लेकिन उनके पुत्र की वहीं पर जो है मौके पर मृत्यु हो जाती है। वहीं अमेठी में दूसरी एक घटना घटित होती है कि जिस प्रकार से आंधी और तूफान आया, उसके तहत कच्ची दीवार गिर जाती है और उसमें एक आदमी जो है दबकर मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से कई तरीके की खबरें आती हैं और ये अप्रिय घटनाएं लगातार कई जगहों से आती है, चाहे आकाशीय बिजली की बात हो या फिर इस तरीके से पेड़ का गिर जाना किसी गाड़ी पर, या कोई दूसरी मिट्टी का कोई दीवार होती है वो गिर जाती है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिलहाल इस तरह की घटनाएं लगातार इस बदलते मौसम या बदलते मौसम के मिजाज की वजह से होती है, और इस तरीके से जो लगातार घटनाएं घटती हैं उससे अच्छा खासा नुकसान सीधे तौर पर किसानों को होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी और बुरी मार पड़ती है वो किसानों को पड़ती है, और किसान ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप, इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। आपको एक खबर और बता देते हैं, बुलंदशहर की है। बुलंदशहर में केक लगाने पर 3 लोगों की हत्या करने वाले हत्या आरोपी जीतू सैनी का पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। आपको बता दें, आज सुबह 5 बजे के करीब जो हत्या आरोपी था, जीतू स्कूटी से जा रहा था, जब उसे पुलिस ने रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 गोलियां जीतू को लगी। अस्पताल जाते वक्त या अस्पताल में पहुंचते
उसे मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। आपको बता दें कि 50,000 रुपए का आरोपी था मृतक। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है और वो भी केवल बर्थडे केक जो होता है उसे लगाने को लेकर के अपने आप में सनसनी फैल गई थी और लगातार इसको लेकर के कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ये आरोपी फरार चल रहा था, एक और इसका साथी था, पहले ही पुलिस उसको हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो खबर है बुलंदशहर से, जहां पर इस हत्या आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, 3 लोगों की हत्या के आरोप इसके ऊपर था। तो लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है उन तमाम आरोपियों पर जो इस तरीके से हत्या या इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं और ऐसे आरोपियों को सख्त सजा भी देती हुई नजर आ रही है। एक और खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ से जुड़ी खबर ये आ रही है कि एक दीवार के खिसकने से, गिरने से, मिट्टी की वजह से 2 मजदूर दब जाते हैं, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। विभूति खंड इलाके की पूरी घटना है राजधानी लखनऊ के, जहां पर यह पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो फिलहाल इस तरीके की लगातार घटनाएं कहीं ना कहीं सामने आती हैं, जिसके बाद लोगों की दुखद मृत्यु की भी खबर सामने आती है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।